बेटा अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चंस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के और सिक्योरिटी एनालिसिस के। क्वेश्चन में बेटा पहले पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन is required to be taken for a stock if intrinsic value मतलब प्रेजेंट वैल्यू, फेयर वैल्यू जो है वो ज्यादा है उसके मार्केट प्राइस से। तो बेटा अगर फेयर वैल्यू यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू मार्केट प्राइस से ज्यादा होती है तो इसका मतलब शेयर मार्केट में सस्ता चल रहा है, और अगर वो सस्ता चल रहा है तो आपको वो शेयर परचेज कर लेना चाहिए यानी कि बाय। इफ द एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज लेस देन द एक्चुअल डिविडेंड, जितना आपको चाहिए वो कम है और एक्चुअल में आपको ज्यादा मिल गया, यानी कि एक्सपेक्टेड रिटर्न इज लेस देन एक्चुअल रिटर्न। बेटा आपने सोची थी 10% रिटर्न मिलेगी, एक्चुअल में 20% रिटर्न मिल गई, तो इसका मतलब वो शेयर बेटर परफॉर्म कर रहा है, जितनी उम्मीद थी मार्केट को उससे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो बेटा अगर मान लो कोई कंपनी से आपको कम उम्मीद थी वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करे तो उसके साथ क्या होगा, उसका शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं। वैल्यू ऑफ फर्म भी बढ़ जाएगी। करेक्ट है बेटा, ए और सी दोनों करेक्ट। एक शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो ओवरऑल कंपनी की वैल्यू भी बढ़ेगी। An investor purchase an 8% bond having a face value of 1000 rupees, तो 1000 रुपए की फेस वैल्यू है, 5 साल बाद मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी 900 रुपए। टाइम जीरो पर 1000 रुपए लगाए, 5 साल बाद उसकी मैच्योरिटी वैल्यू है बेटा। तो हमने 1000 रुपए की फेस वैल्यू वाला जो बॉन्ड है वो कितने में खरीदा है, 900 रुपए में। a year later he sells it for rupees 960। ओहो ये तो एक साल का ही सवाल है। आज 900 का खरीदा, एक साल बाद 960 का बेच दिया। द होल्डिंग पीरियड गेन टू द इन्वेस्टर, तो बेटा आपको गेन की परसेंटेज बतानी है। 8% का बॉन्ड है यानी कि 8% इंटरेस्ट मिलेगी फेस वैल्यू के ऊपर, साथ में मिलेगा कैपिटल गेन। तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एक तो जो आपकी रेकरिंग इनकम होती है वो डिविडेंड भी हो सकती है या इंटरेस्ट भी हो सकती है, साथ में होता है कैपिटल गेन P1 माइनस P0, और ये सारी इनकम आप कमाते हो P0 लगा के कि भैया मुझे 1000 के ऊपर 8% के हिसाब से 80 का तो इंटरेस्ट मिल गया, साथ में मैंने कमा लिया कैपिटल गेन 960 में डिवेंचर बेच के, और खरीदा कितने में था ये, 900 में। तो 60 रुपए का कैपिटल गेन भी हो गया और 80 रुपए का हो गया इंटरेस्ट की इनकम। तो टोटल हो गया जी मेरे पास ये बॉन्ड 900 रुपए के ऊपर ये इनकम दे रहा है 140 रुपए की। तो इसकी परसेंटेज हो गई जी 140/900, ये आ रहा है जी 15.55%। 900 में खरीदा है, 960 में बेचा और एक साल के दौरान इंटरेस्ट की इनकम कमाई है 60 रुपए की। The price of share today is 100 rupees. It grows to 125 at the end of year 1. अभी कितने का है, 100 का। एक साल में हो गया 125, 2 साल में हो गया 240, नहीं 187.5, और 3 साल में हो गया 243.75। व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। अब इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। 100 रुपए लगाया और 3 साल में हो गए 243 रुपए 75 पैसे, यानी कि एक तरीके से इनकम होगी 143.75। 100 रुपए लगा करके 243 वैल्यू होगी तो 143.75 की इनकम होगी 100 रुपए के ऊपर। तो ये परसेंटेज में भी आ जाएगा 143.75%। और ये 3 साल की इनकम है तो हम इसको पर एनम बेसिस पे कन्वर्ट कर सकते हैं, 143.75 डिवाइडेड बाय 3। तो बेटा ये हो गया नॉर्मल रिटर्न इंटरेस्ट, जैसे नॉर्मल हमारी इनकम होती है, नॉर्मल इंटरेस्ट होता है, वो हो गया जी 47.91। लेकिन हमारा आंसर तो दूर दूर तक कहीं पे नहीं है। तो बेटा हम क्या ट्राई करेंगे, कंपाउंडेड रेट। हम बेटे कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले सवाल चैप्टर के अंदर भी सीखते थे। कंपाउंडेड रेट की टाइम 0 पर कोई चीज 100 रुपए है, टाइम 3 पर बढ़ के वो हो गई 187.5, सॉरी 243.75। ये किस रेट के हिसाब से बढ़ रही, ये हमारे को बताना है।
बेटा इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू, ये तो नहीं लग रहा बेटा हमारा आंसर सिंपल है, सिंपल वाली रिटर्न तो नहीं बन रही हमारी, तो हम कंपाउंडिंग वाली रिटर्न चेक करेंगे कैसे। जब भी बेटा हमारे पास इन्फॉर्मेशन हो कि हमने इतने पैसे लगाए और हमारे को इतने पैसे मिले, तो आपको रेट ढूंढना है कि किस रेट पर आपकी रिटर्न बन रही है। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस आर टू द पावर एन। आपको पता है जी बाद में आपके पास ये 100 रुपए बढ़ के हो गए 243.75, किस रेट से ये बढ़ रहे हैं हमें वो बताना है। तो पहले 100 से डिवाइड करेंगे, 2.4375 पावर 1/3 आ जाएगा। अगर याद हो तो पावर 1/3 कैसे सॉल्व करते हैं, स्क्वायर रूट 12 बारी माइनस में 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू 12 बारी। तो ये स्टेप्स आपको लगाने हैं, तब जाके आपको इस r की वैल्यू 1 प्लस r की वैल्यू मिलेगी। जो भी वैल्यू आएगी उसमें से आप इसको माइनस कर देना 1 को, तो r की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो ये आता है मेरे पास 1.34 समथिंग आ रहा है। बेटा आंसर जो आ रहा है वो 34.5 से ज्यादा आ रहा है, 35 से कम आ रहा है। तो दोनों में से वैसे तो कोई भी टिक किया जा सकता है, तो 35 हम इसको लेके चल लेते हैं आंसर को टिक करने के लिए। Before taking investment decision, an investor makes a comparison of dash available from each avenue and element of dash involved in it. तो बेटा जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम रिटर्न और रिस्क के बारे में बात करते हैं, रिस्क इन्वॉल्व इन इट एंड रिटर्न अवेलेबल। तो रिस्क और रिटर्न नहीं है, रिटर्न और रिस्क। स्पेक्यूलेटर इज द पर्सन, बेटा स्पेक्यूलेटर वो होता है जो जिसको ज्ञान तो कोई नहीं, अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चलता है। किसी भी रिस्क की सिचुएशन के अंदर जहां पे हार भी सकता है वो जीत भी सकता है, वहां से वो पैसा कमाने की कोशिश करता है। Who acts in a risky financial transaction in the hope of substantial profit। ये बेटा बेस्ट आंसर है, मुझे तो ये लग रहा है। Acts in a less risky कोई चक्कर नहीं होता बेटा। Who uses only his own fund, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ये इन्वेस्टर भी हो सकता है ओन फंड्स वाला। Who analyzes the performance, जो एनालाइज करता है बेटा वो स्पेक्यूलेटर नहीं होता, वो आर्बिट्राजर होता है। और वैसे भी यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, और जो इन्वेस्टमेंट नहीं करता वो भी स्पेक्यूलेटर नहीं होता। तो ये है इसका आंसर, जो फिर हाई रिस्क फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में एंट्री करता है प्रॉफिट कमाने के लिए। अकॉर्डिंग टू डैश थ्योरी इट इज फ्यूटाइल टू एंगेज इन टेक्निकल एनालिसिस। तो बेटा टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, आप पास्ट डेटा को देखते हो, उसके हिसाब से आप एनालिसिस करते हो। तो कौन सी टेक्निक ऐसा बोलती है कि आपको टेक्निकल एनालिसिस में नहीं घुसना चाहिए, वो आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए खतरनाक हो सकता है। तो बेटा एक थ्योरी है हमारे पास, रैंडम वॉक थ्योरी। रैंडम वॉक थ्योरी ये बोलती है कि, इसको दूसरा नाम भी होता है बेटा, इसका दूसरा नाम होता है ड्रंकन मैन थ्योरी। जैसे एक ड्रंक व्यक्ति होता है, उसका एक पैर कहीं पर पड़ा, दूसरा पैर कहीं पड़ा, पता नहीं है वो कहाँ पे गिरेगा, तीसरा पैर उसका वाला जब वो दोबारा चलेगा तो अगला पैर उसका कहाँ गिरेगा आपको नहीं पता। तो ऐसे ही मार्केट के बारे में भी आपको नहीं पता था कि मार्केट किस तरफ जाएगी, बढ़ेगी घटेगी। आपने पास्ट ट्रेंड तो देख लिया, आपने कंपनी के फंडामेंटल चार्ट्स भी एनालाइज कर लिए, उसके बाद आपको ये नहीं पता है कि मार्केट कहाँ पर जाएगी। तो रैंडम वॉक थ्योरी ये बोलते हैं कि उसके टेक्निकल एनालिसिस का आपके साथ कोई लेना देना नहीं। Which of the following statement defines efficient market? बेटा efficient market क्या होती है? efficient market होती है जो मार्केट की इंफॉर्मेशन को जितना जल्दी अब्सॉर्ब कर ले। मार्केट में कोई इंफॉर्मेशन आई, उसके बेसिस पे ट्रांजेक्शन होती हो जाए। तो मार्केट में कोई भी इंफॉर्मेशन आती है बेटा, फ्यूचर से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन वो उसके प्राइस में आज ही रिफ्लेक्ट करने लग जाती है। एफिशिएंट मार्केट, मार्केट में खबर आई उड़ती उड़ती कि रिलायंस कंपनी किसी छोटी कंपनी को टेक ओवर करे, तो छोटी कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ जाएंगे एकदम।
सिर्फ खबर आई, अभी पता भी नहीं कि रिलायंस एक्चुअली उसको टेक ओवर कर रहा है नहीं कर रहा, बोर्ड मीटिंग हुई है नहीं हुई, कोई रेजोल्यूशन पास हुआ है नहीं हुआ, सिर्फ एक रूमर के बेसिस पे प्राइस बदल जाती है। तो जब पूरी इंफॉर्मेशन मार्केट के अंदर अवेलेबल होती है, इंटरनल इंफॉर्मेशन भी, तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टॉक के प्राइस पे इफेक्ट डाल देती है, उसको बोलते हैं एफिशिएंट मार्केट। तो अपनी बुक के अंदर बेटा सर्च कर सकते हो, पॉइंट मिलेगा एक एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, वहां पर आपको 3 तरीके की एफिशिएंट मार्केट मिलेगी, स्ट्रॉन्ग फॉर्म मार्केट, एफिशिएंट मार्केट, सेमी स्ट्रॉन्ग और वीक। तो उसको तुम पढ़ना, वो इंपॉर्टेंट है पेपर के पर्पज से भी, स्ट्रॉन्ग फॉर्म, वीक फॉर्म एंड सेमी स्ट्रॉन्ग। तो एफिशिएंट मार्केट थ्योरी, तो इंफॉर्मेशन इज फुल्ली रिफ्लेक्टेड इन द स्टॉक प्राइस, ये आपकी बेटा इसके अंदर आंसर है। डैश फोकसेस ऑन द पास्ट प्राइस मूवमेंट्स ऑफ द फर्म टू स्टॉक, देन ऑन द अंडरलाइंग डिटरमिनेंट्स ऑफ फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी। तो बेटा जो टेक्निकल एनालिसिस होता है वो पास्ट डेटा को देख करके चल रहा होता है, फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी को नहीं देख रहा होता। तो फंडामेंटल एनालिसिस भी पास्ट डेटा को देख के ही होता है। If the markets are highly efficient, the security provides price provides, बेटा मार्केट्स अगर एफिशिएंट हैं तो जो सिक्योरिटी के जो प्राइस है बेटा वो आपको नॉर्मल रिटर्न देंगे, नॉर्मल रिस्क के लिए, हाई लेवल ऑफ हाई रिटर्न फॉर द लेवल ऑफ रिस्क टेकन। ये दोनों ही करेक्ट है। आपको कम रिटर्न नहीं मिलेगी अगर मार्केट एफिशिएंट है तो, क्योंकि उसके अंदर आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन मार्केट के अंदर एब्जॉर्ब हो चुकी होती है। तो इसका आंसर बी और सी बोथ है। ये जब तुम उसको पढ़ोगे, फिर से मैं बोल रहा हूँ बेटा, एफिशिएंट मार्केट थ्योरी पढ़नी है, उसके हिसाब से पेपर में आपको 2-3 नंबर का सवाल मिल सकता है। ईएमटी, एफिशिएंट मार्केट थ्योरी। तो ये तो थे सिक्योरिटी एनालिसिस के क्वेश्चन बेटा। इस चैप्टर में से पेपर की कवरेज कम होती है, पोर्टफोलियो में से फिर भी ज्यादा होती है कंपैरेटिवली। As you increase the number of stock in a portfolio, the systematic risk is likely to remain constant, increase at a decreasing rate or decrease at an decreasing rate or decrease at an increasing rate. The number of stocks in a portfolio, बेटा अगर मैं अलग अलग टाइप के स्टॉक ऐड करूं ना, तब तो मेरे रिस्क बदलते हैं। लेकिन अगर मान लो मेरे स्टॉक, मेरे पोर्टफोलियो में रिलायंस का स्टॉक है जिसका बीटा मेरे पास 2 है, मैं रिलायंस का ही स्टॉक वापस से परचेज कर रहा हूँ, उसी का स्टॉक परचेज कर रहा हूँ, तो बेटा जब उसी का स्टॉक परचेज करोगे तो बीटा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वैरायटी ऑफ स्टॉक आप उसमें जब ऐड करते हो और डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट जब आप उसमें ऐड करते हो, तब पोर्टफोलियो का जो बीटा है वो चेंज होता है, यानी कि सिस्टमेटिक रिस्क चेंज होता है। ठीक है, तो फिलहाल अगर आप सिर्फ नंबर ऑफ स्टॉक्स इंक्रीज कर रहे हो, आपके पास मान लो पूरा पहले कोई एक्स लिमिटेड की इन्वेस्टमेंट है, आप उसी के स्टॉक्स बढ़ा रहे हो, तो उस केस में आपके रिस्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। Mr. A is planning to buy a security and is in dilemma regarding the price to be paid for this. He is relying on the required rate of return on the security. तो बेटा उसी रिटर्न के हिसाब से वो कंपेयर करना चाहता है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज फेयर रिटर्न, क्या रिटर्न मिलनी चाहिए। Help him calculate the aforesaid percentage if you are informed that the security standard deviation, so deviation of security is 6%. Correlation coefficient of security with market यानी कि RSM is 0.6, ये बेटा बीटा निकालने की इंफॉर्मेशन मिल रही है। एंड मार्केट डेविएशन इज 5%, तो इससे तो मेरे पास बीटा आ जाएगा। डेविएशन ऑफ स्टॉक, डेविएशन ऑफ मार्केट मल्टीप्लाई बाय कोरिलेशन ऑफ स्टॉक एंड मार्केट, डेविएशन ऑफ स्टॉक इज 6%, डेविएशन ऑफ मार्केट इज 5 एंड कोरिलेशन इज 0.6। तो ये आ गया जी 1.2 मल्टीप्लाई बाय 0.6, तो 0.72 बनता है। तो 1.2 मल्टीप्लाई बाय 0.6, 0.72, बीटा इज 0.72। और अगर मैं अपना फेयर रिटर्न कैलकुलेट करूं यानी कि सीएपीएम, तो सीएपीएम मॉडल के हिसाब से एक्सपेक्टेड रिटर्न, फेयर रिटर्न जो आपको मिलनी चाहिए होती है आरएफ प्लस बीटा ब्रैकेट आरएम माइनस आरएफ। आरएफ हमारे क्वेश्चन में आगे बताया 8% है और आरएम है 12, तो 8 प्लस बीटा 0.72, आरएम 12 माइनस में 8, तो 12 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 0.72 प्लस 8, 14.24 की, तो मेरे पास कुछ अलग ही आ रहा है। 12 माइनस 8 4 मल्टीप्लाई बाय 0.72 2.88 प्लस 10 प्लस 8
10.88 आ रहा है। तो क्वेश्चन ने बीटा भी निकलवा लिया एक ही नंबर के अंदर, सीएपीएम इक्वेशन भी लगवा ली। द सिक्योरिटी मार्केट लाइन, बेटा सिक्योरिटी मार्केट लाइन का मतलब सीएपीएम ही है, ठीक है जी। शोज द रिलेशनशिप बिटवीन, तो बेटा सीएपीएम और एसएमएल जो बताते हैं वो बीटा के साथ एक्सपेक्टेड रिटर्न बताते हैं। जैसे जैसे बीटा बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सपेक्टेड रिटर्न बढ़ेगी। बीटा 1 जैसे यहाँ पर 0.72, अगर यहाँ पर बेटा 1.72 कर दोगे रिटर्न और बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे रिस्क बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मार्केट हमारी जो स्टॉक की रिटर्न है वो बढ़ती जाएगी। एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड बीटा, एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड डाइवर्सिफाइबल रिस्क। डाइवर्सिफाइबल रिस्क बेटा अनसिस्टमैटिक रिस्क ही होता है, ध्यान रखना। ये दोनों एक ही बात है। जिस रिस्क को हम घटा सकते हैं, जिसको हम घटा नहीं सकते वो होता है सिस्टमेटिक रिस्क, यानी कि बीटा। रियलाइज्ड रेट ऑफ रिटर्न एंड बीटा, बेटा ये जो रियलाइज्ड रेट ऑफ रिटर्न होती है ये रियलाइज्ड रेट ऑफ रिटर्न किस पर डिपेंड करती है? ये होती है मार्केट रिटर्न के ऊपर डिपेंडेंट, कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है। आरएम के ऊपर भी आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न डिपेंडेंट है ना बेटा, आरएम के ऊपर। आरएम माइनस आरएफ करते हो। An equity share with a beta greater than the unity, unity means 1। तो अगर हमारी कंपनी का बीटा 1 से ज्यादा है, यानी कि मार्केट से ज्यादा है, तो इसका मतलब हमारी कंपनी में रिस्क ज्यादा है। An equity share with a beta greater than unity would be called an aggressive stock because it is expected to increase more than the market increase। तो मार्केट से ज्यादा प्रभाव है इसके ऊपर। बीटा का मतलब हमने एक और भी सीखो बेटा, रिलेटिव चेंज टू मार्केट। मार्केट के मुकाबले स्टॉक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अगर मेरा बीटा 2 है तो इस वाला मार्केट में अगर 10% का फॉल आएगा तो मेरी कंपनी में 20% का फॉल आएगा, 2 गुना। तो ये अग्रेसिव स्टॉक होता है। द रिस्क अवर्जन ऑफ इन्वेस्टर कैन बी मेजर्ड बाय, बेटा ये आपको बुक में से सर्च करना पड़ेगा रिस्क अवर्जन वाला। बाकी रिस्क अवर्जन का मतलब होता है जो इन्वेस्टर रिस्क नहीं लेना चाहता। डाइवर्सिफिकेशन कैन एलिमिनेट रिस्क इफ द सिक्योरिटी ऑफ अ पोर्टफोलियो, हालांकि बेटा तुमने अपने नोट्स में देखा हुआ है बेटा, अगर कोई दो सिक्योरिटीज नेगेटिवली कोरिलेटेड होती हैं तो एक का रिस्क दूसरे के रिस्क को कंपनसेट कर देता है। जैसे अगर मैं दो स्टॉक मिलाता हूं, एक का जो बीटा है, एक का जो बीटा है बेटा वो पॉजिटिव है, एक का नेगेटिव है, मतलब अगर एक का दोनों आपस में नेगेटिवली कोरिलेटेड है, मतलब अगर एक का स्टॉक बढ़ेगा, एक की रिटर्न बढ़ेगी तो दूसरे की रिटर्न घटेगी, ठीक है। तो बेटा ये कौन सी वाली इन्वेस्टमेंट होगी? ये दोनों इन्वेस्टमेंट अगर मैं एक ही पोर्टफोलियो में लेके जाता हूं तो ये दोनों एक दूसरे के रिस्क को कंपनसेट कर देती और अगर इन दोनों के बीच में परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन है, परफेक्टली नेगेटिव मतलब अगर ये 10% बढ़ेगा तो ये 10% घटेगा भी, सही कंफर्म है, घटेगा ही घटेगा। तो उस केस में क्या होगा? सबसे आपका लोवेस्ट रिस्क पोर्टफोलियो बनता है बेटा, उसको बोलते हैं मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो। कब बनता है? जब कोरिलेशन ऑफ ए एंड बी, यानी कि दो सिक्योरिटी के बीच में कोरिलेशन कैसा हो? -1 हो। तो परफेक्टली पॉजिटिव मतलब फिर तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, घटेंगे तो दोनों एक साथ घटेंगे, बढ़ेंगे तो दोनों एक साथ बढ़ेंगे। ऐसे रिस्क बेटा ये तो रिस्क बढ़ाने वाले काम हो गए ना, मतलब अगर मरेंगे तो दोनों भी मरेंगे, फिर तो रिस्क कैसे कम होगा? रिस्क तो तब कम होगा जब एक बढ़ रहा हो और एक घट रहा हो। तो अगर मेरा एक स्टॉक घट रहा है और दूसरा बढ़ रहा है तो उसके लॉस को कवर अप कर जाएगा, वहां पे रिस्क खत्म हो जाता है। तो परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन ऐसा सिचुएशन होती है जहां पर आपका रिस्क मिनिमम हो जाता है। तो मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो तब बनता है जब दो स्टॉक के बीच में या फिर दो इन्वेस्टमेंट के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन होता है, परफेक्टली नेगेटिव। Which of the following does not contribute to systematic risk? बेटा सिस्टमेटिक रिस्क वो होता है जो पूरी मार्केट के अंदर होता है, सबके लिए होता है, ठीक है, सबके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा, किसी पर कम पड़ेगा, किसी पर ज्यादा पड़ेगा, बट सब पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है जी, वो होता है सिस्टमेटिक। लेकिन जो कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसका सबके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो सिर्फ मुझे तंग करने वाला है, तो फिर वो होता है अनसिस्टमेटिक। तो चेंज इन इंटरेस्ट रेट बदलेंगे तो सबके लिए बदलेंगे, ये बेटा सिस्टमेटिक फैक्टर है। चेंज इन द लेवल ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, बेटा गवर्नमेंट की स्पेंडिंग पूरे देश के ऊपर एक साथ इफेक्ट डालेगी, सिर्फ मेरे ऊपर नहीं डालेगी। इमरजेंस ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर, तो बेटा ये सिर्फ मेरे ऊपर प्रभाव डालेगा। अभी आगे लाइन देख लेते हैं। चेंज इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तो ये भी पूरी सरकार की पॉलिसी है, ये भी सरकार की पॉलिसी है, ये आरबीआई की पॉलिसी है। इन सबका प्रभाव सबके ऊपर पड़ेगा। इस नए कॉम्पिटिटर का प्रभाव ऐसा हो सकता है मेरे ऊपर पड़ रहा हो।
मान लो मेरी एक फर्नीचर की शॉप है एक जगह पर, पूरे इलाके के अंदर मेरी दुकान है, लेकिन साथ में अब एक और दुकान आ जाएगी तो बेटा पूरा बिजनेस बढ़ जाएगा ना, तो मेरे लिए वो रिस्क है। तो इमरजेंस ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर, मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी। सिस्टमेटिक रिस्क वो होता है बेटा जिसका प्रभाव सबके ऊपर पड़ता है, सिर्फ मेरे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। फ्रॉम द फॉलोइंग इकोनॉमिक वैल्यू एडेड विल नॉट इंक्रीज। बेटा ईवीए इकोनॉमिक वैल्यू एडेड क्या होता है, ये हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ देखा हुआ है। ईवीए इकोनॉमिक वैल्यू एडेड क्या होता है बेटा, जो भी आपका नो पैट नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नो पैट माइनस कैपिटल, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस डेट, सब कुछ मल्टीप्लाई बाय क्यू। तो अगर मान लो मेरे बिजनेस में मैंने 1 लाख की कैपिटल लगाई और 10% क्यू है, तो इसका मतलब 10,000 का खर्चा हो जाएगा। फिर मैं इसको कंपेयर करता हूँ, मैंने नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया कितना, मान लो मैंने नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया 12,000, तो मेरे पास इकोनॉमिक वैल्यू एडेड बचेगा 2,000। ये होता है ईवीए। तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस में कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय क्यू, क्यू पूरी कैपिटल के ऊपर कितना खर्चा हो रहा है वो है। अब क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ईवीए विल नॉट इंक्रीज ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रो विदाउट इंप्लॉइंग एडिशनल कैपिटल। देखो कह रहा है नो पैट बढ़ जाए लेकिन आपको कैपिटल ना लगानी पड़े, तो इससे तो मेरा ईवीए बढ़ेगा, ये नहीं लगानी पड़ेगी, लेकिन नो पैट बढ़ रहा है तो मेरा ईवीए इंक्रीज हो जाएगा। ओके, अनप्रोडक्टिव कैपिटल इज लिक्विडेटेड। ऐसी कैपिटल जो बिजनेस में लगी तो हुई थी लेकिन वो कुछ कमा के नहीं दे रही थी, मैंने उसको रिटायर कर दिया। मान लो कुछ शेयर्स कैपिटल मैंने कुछ शेयर्स इशू कर रखे थे, पैसा पड़ा था मेरे पास अंडर यूटिलाइज, तो मैंने क्या करा उस पैसे को शेयर बायबैक कर लिया। तो शेयर बायबैक करने से क्या होगा, लिक्विडेटेड का मतलब हो गया कि आपने उनको बायबैक कर लिया, रिडीम कर लिया, तो उससे आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो जाएगी। बेटा अगर कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो जाएगी तो उसके ऊपर जब केओ अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू भी कम हो जाएगी और उससे मेरा ईवीए बढ़ जाएगा। ये वैल्यू ओवरऑल कम हो गई तो नो पैट में से एक लॉस जो माइनस होगा, मान लो 10,000 की जगह 9,000 माइनस होगा, तो ईवीए बढ़ेगा उससे। तो सेकंड पॉइंट से भी मेरा ईवीए बढ़ेगा। कैश फ्लो जनरेटेड बाय अ बिजनेस इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कह रहे अगर मैं कुछ इतना पैसा अरेंज कर लूं जितना मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी होता है, मतलब ये देखो ये बिजनेस है, हम कहीं से पैसा उठा के लाए 10%, हमने वो पैसा इन्वेस्ट कर दिया, उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमारे को रिटर्न मिली, वो रिटर्न भी मिली 10%, तो क्या इससे ईवीए बढ़ेगा? पैसा भी कितने को उठा के लाए 10% पे, रिटर्न भी कितनी जनरेट हुई 10%, तो उससे मेरी ईवीए पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आपका आंसर है। और यहाँ पर तो कुछ और कह रहा है, एडिशनल पैसा लेके आए और ऐसी जगह लगा दिए जहां पे एडिशनल रिटर्न मिलती है, मतलब 10% पे लेके आए और कमा रहे हो 12, ओहो यहाँ पे तो ईवीए बढ़ेगा क्योंकि नो पैट बढ़ेगा 12% और कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगा 10%, जो 2% का गैप है वो आपकी ईवीए को इंक्रीज कर रहा हूँ। तो आपका आंसर है इसमें सी, जिससे आपका ईवीए बढ़ नहीं रहा। Consider a graph with a deviation on the horizontal axis and expected return on the vertical axis। अभी बात सुनो, अगर बेटा मैं यहाँ पर बीटा लिख दूं ना तब तो ये सीएपीएम लाइन है, यानी कि एसएमएल है। लेकिन बीटा की जगह बेटा अगर मैं यहाँ पे डेविएशन लिख दूं तो ये सीएपीएम एसएमएल की जगह हो जाएगी सीएमएल की लाइन। अगर याद हो तो सीएमएल इक्वेशन इज डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी अपॉन डेविएशन ऑफ मार्केट। सीएपीएम एसएमएल और सीएमएल में क्या फर्क होता है, एसएमएल के अंदर हम बीटा के अकॉर्डिंग प्रीमियम मांगते हैं और सीएमएल यानी कि कैपिटल मार्केट लाइन के अंदर हम डेविएशन के अकॉर्डिंग प्रीमियम मांगते हैं। बेटा ये आपने अपने नोट्स में लिखा हुआ है। तो ये कैपिटल मार्केट लाइन है, अगर यहाँ पर डेविएशन है the deviation of portfolio return is 15%। okay, so deviation of portfolio and risk tolerance level of the investor is 40। बेटा ये आपकी किताब का सवाल है, ये आपको बुक में से देखना है, बुक के अंदर क्वेश्चन है बेटा आपके पास, जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर वहीं से देखना है, पोर्टफोलियो स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, इसका पूरा सॉल्यूशन एक बार यहाँ वहीं से रेफर करो। The following is the equation of SML। SML is CAPM equation। तो रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी इज इक्वल टू RF प्लस ये वाला RF प्लस बीटा ब्रैकेट RM माइनस RF। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल अकाउंट फॉर सिस्टमेटिक रिस्क।
यानी कि बीटा। When a portfolio comprises investment in three shares, A 40%, B में 25%, C में 35%, whose beta factors are 1.3, 1.6 and 1.2 respectively, portfolio beta. Beta of portfolio is equal to weight A, beta of A, weight B, beta of B, weight C, beta of C. तो weight 0.4, beta 1.3, 0.25, beta 1.6, 0.35, beta 1.2. तो ये देखना पड़ेगा कैलकुलेट करके कितना आ रहा है। 1.3 मल्टीप्लाई बाय 0.4 प्लस 0.25 मल्टीप्लाई बाय 1.6 प्लस 0.35 मल्टीप्लाई बाय 1.34 आ रहा है। The risk-free rate of interest is 11%. तो ये हो गया RF, expected return of market portfolio RM, और पोर्टफोलियो का बीटा है 0.9। आपको रिटर्न बतानी, एक्सपेक्टेड रिटर्न RF प्लस बीटा ब्रैकेट RM माइनस RF। 6.3, 17.3 है बेटा इसका आंसर। The unsystematic risk is explained. Variance of the index, बेटा वेरिएंस जो होता है वो टोटल रिस्क को बताता है। Unexplained variance और explained variance, तो बेटा unexplained variance of the index is unsystematic risk। जो explain हो जाता है वो systematic है, जो unexplained है वो unsystematic है। The standard deviation of market return यानी कि RM, sorry, deviation of market is 15. Return of stock is 25. The risk less rate of interest यानी कि RF वो है 5। तो आपको रिस्क प्रीमियम बताना है ऑफ द स्टॉक। बेटा ध्यान से सुनो, रिस्क प्रीमियम ऑफ स्टॉक मांग रहे हैं। जब हम RM माइनस RF करते हैं तो ये रिस्क प्रीमियम ऑफ मार्केट है कि मार्केट से 10 मिलती है, RF में 8 होती है, तो 2% एक्स्ट्रा प्रीमियम मिल रहा है। ये मार्केट का प्रीमियम बताता है। लेकिन जैसे ही आप इसको स्टॉक के बीटा से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये कन्वर्ट हो जाता है स्टॉक के प्रीमियम में। तो आप स्टॉक के प्रीमियम में जब रिस्क फ्री ऐड करते हो तो बिना रिस्क के रिटर्न, रिस्क प्रीमियम मिला के टोटल रिटर्न बन जाती है। तो लेकिन उसने फिलहाल मुझसे क्या मांगा, सिर्फ रिस्क प्रीमियम मांगा है। तो आपको बीटा RM माइनस RF करना है। तो RM तो हमारे पास है, स्टॉक की रिटर्न बेटा हमारे पास है 25। एक्सपेक्टेड रिटर्न इज 25 प्लस RF। बेटा फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न का, फॉर्मूला पुट करते हैं, देखते हैं क्या क्या मिला हुआ है। RF प्लस बीटा RM माइनस RF। इतनी जो वैल्यू है बेटा ये है आपका रिस्क प्रीमियम ऑफ स्टॉक। तो मेरे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न है और RF भी है, और बीटा ब्रैकेट RM माइनस RF ये मेरा रिस्क प्रीमियम होता है। तो यही तो उसने मांगा है, तो 5 को उधर भेज दो तो आंसर बचेगा 20। टोटल 25% की रिटर्न है जिसमें से 5% रिस्क फ्री रिटर्न है, बाकी का 20% प्रीमियम है। The Sharpe's index assigns the high value funds that have low standard deviation high value to funds that have low standard deviation, higher returns, high risk adjusted returns और higher risk premium। तो बेटा शार्पे रेशियो अगर किसी को याद हो, हमने शार्पे ट्रेनर सीखी हुई है। शार्पे का फॉर्मूला होता था बेटा एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस में रिस्क फ्री अपॉन डेविएशन। तो हम यहाँ पे रिस्क प्रीमियम ढूंढते हैं, जिसमें रिस्क प्रीमियम ज्यादा होता है उसको वो ज्यादा सही रैंक देता है। तो यहाँ पे हम रिस्क प्रीमियम के हिसाब से रैंकिंग देते हैं, ना कि डेविएशन के हिसाब से या फिर रिटर्न के हिसाब से। हम यहाँ पे रैंकिंग देते हैं प्रीमियम के हिसाब से। तो ये तुम्हारे स्कैनर के क्वेश्चन है बेटा, सिक्योरिटी एनालिसिस और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के।